नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से अगले 4 दिनों तक मौसम में होगा बदलाव। प्रदेश के मौसम में बदलाव के संकेत। मौसम विभाग ने मौसम बदलने का संकेत दिया। लैंडस्लाइड वाले क्षेत्रों में लैंडस्लाइड के संकेत दिए गए हैं। यात्रियों से अपील की गई, मौसम और मार्गों की जानकारी लेकर ही करें यात्रा। चार धाम समेत कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान। लैंडस्लाइड वाले जोनों में भूस्खलन का खतरा बताया गया है। इसी के साथ यात्रियों से भी अपील की गई है, मौसम और मार्गों की जानकारी लेकर करें यात्रा। अगले 4 दिनों तक मौसम में होगा बदलाव। यात्रियों से की गई अपील, मौसम और मार्गों की जानकारी लेकर ही करें यात्रा। देहरादून से बड़ी खबर, अगले 4 दिनों तक मौसम में बदलाव के संकेत। यात्रियों से की गई अपील, मौसम और मार्गों की जानकारी लेकर ही करें यात्रा। चार धाम समेत कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान। लैंडस्लाइड वाले क्षेत्रों में भूस्खलन के संकेत दिए गए हैं। यात्रियों से भी अपील की गई है कि मौसम और मार्गों की जानकारी लेकर ही यात्रा करें। अगले 4 दिनों तक मौसम में होगा बदलाव। यात्रियों से की गई अपील, लैंडस्लाइड वाले क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा बढ़ा। अगले 4 दिनों तक मौसम में होगा बदलाव। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे स्टेट हेड श्रीनिवास जी हमारे साथ जुड़ गए। श्रीनिवास जी, मैं आपका रुख करूंगी। अगले 4 दिनों तक मौसम में बदलाव के संकेत दिए जा रहे हैं। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं लैंडस्लाइड वाले क्षेत्रों में, तो भूस्खलन का जो खतरा है वो भी बढ़ चुका है। क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा सृष्टि, जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार गर्मी हो रही थी, पारा लगातार ऊपर चढ़ रहा था, उससे राहत जरूर मिली है, निजात जरूर मिली है। और मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया है उसके मद्देनजर अगले 4 दिनों तक भारी से भारी बारिश होने की संभावना उत्तराखंड में जताई गई है। और जो पूर्वानुमान मौसम केंद्र देहरादून ने जारी किया था उसी की कमोवेश स्थिति में आज राजधानी देहरादून समेत ऊंचाई वाले इलाकों में जो पर्वतीय जनपद है वहां पर झमाझम बारिश हो रही है और जो पारा है वो काफी हद तक अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुका है। यानी राहत लोगों को गर्मी से जरूर मिली है, लेकिन लोगों के सामने सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जो मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है उसके मद्देनजर जहां पर कच्चे पठार है, जहां भूस्खलन होने के लिए डेंजर जोन घोषित किया गया है, वहां पर लोगों को पर्यटक, खास तौर पर जो पर्यटक उत्तराखंड में आए हुए हैं, उनको जाने से पहले रूट मैप और मौसम विभाग के पूर्वानुमान का संज्ञान लेने के बाद जाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा राज्य आपदा कंट्रोल रूम के जरिए तमाम जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है और पर्यटन पुलिस को भी निर्देशित किया गया है किसी प्रकार की कोई दिक्कत अगर क्षेत्र में पाई जाती है या अत्यधिक बारिश होने के कारण भू धसाव या भू कटाव होता है, तो ऐसे में पर्यटकों को आगे जाने के जो क्षेत्र है वहां पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाए और जब मौसम साफ हो जाए, ये बारिश कम हो जाए, उसके बाद उनको आगे दिया जाए। बिल्कुल श्रीनिवास जी, अगर हम बात करते हैं, जैसे कि मौसम विभाग ने तो अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है और यहाँ पर जो यात्री हैं उनसे भी साफ तौर पर ये कहा गया है कि मौसम और मार्गों की पूरी जानकारी ले ले कि कहाँ पर बारिश हो रही है और कौन सा मार्ग ठीक रहेगा। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, जहां तक प्रशासन का सवाल है, क्योंकि उत्तराखंड में अब कभी भी मानसून आने वाला है, उससे पहले लगातार तैयारियां पूरी हो जाती है, जिसके लिए रसद की व्यवस्था, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था, जिला प्रशासन की व्यवस्था,
जहां पर साइन बोर्ड नहीं लगे हैं, साइन बोर्ड की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के मुताबिक जो नदी नाले घाट गदेरे हैं, जहां पर 200 मीटर के दायरे में किसी को भी बारिश के मौसम में घाट पर न जाने दिया जाए, तो इस नियम का पूर्णतः पालन कराने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। और हालांकि जिस तरीके से मानसून अभी आया नहीं है, ये प्री मानसून है जी। बिल्कुल श्रीनिवास जी, यहाँ पर एक और बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो लैंडस्लाइड वाले क्षेत्र है वहां पर भूस्खलन का जो खतरा है वो भी बढ़ चुका है, तो ऐसे में इस स्थिति से कैसे निपटा जाएगा? देखिए, उत्तराखंड में कोई जो प्राकृतिक आपदा है कोई नई बात नहीं है, हिमालय की राज्य है और पर्वतीय पठार उत्तराखंड के 13 जिले समाये करके भू कटाव उत्तराखंड से आती रहती है। और उसके लिए मौसम विभाग के जो पूर्वानुमान है उसके कोऑर्डिनेशन करते हुए राज्य आपदा कंट्रोल रूम और जिला प्रशासन लगातार काम करता है। आपने देखा होगा कि 2013 की आपदा के बाद जिस प्रकार का दंश उत्तराखंड में झेला था और तमाम तीर्थयात्री फंस गए थे, लाखों की तादाद में फंस गए थे, उससे बड़ा सबक लेते हुए राज्य सरकार ने प्लान ए और प्लान बी को एग्जीक्यूट करने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं कमिश्नर को निर्देशित किया है, ताकि किसी क्षेत्र में अगर भू कटाव या भू धसाव होता है या लैंडस्लाइड होता है, उसका वैकल्पिक व्यवस्था उसके दूसरे मार्ग से पर्यटकों को ले जाने के लिए किया जाएगा। रसद और एलपीजी के सिलेंडर के अलावा पेट्रोल डीजल के लिए पहले समुचित मात्रा में व्यवस्था की जाती है। रसद जो दूध का उत्पादन के जो प्रोडक्ट है उनको या फिर खाने का जो सामान है उसको लेकर पहले गढ़वाल मंडल की बात करें तो कोटद्वार और बौचर में के माध्यम से वहां पर पहुंचाया जाता है, हेलीकॉप्टर के माध्यम से, ताकि लोगों को अगर सड़कें बंद हो जाती है तो भी दिक्कत नहीं होगी। इसकी वैकल्पिक व्यवस्था सरकार की ओर से की गई है। बिल्कुल श्रीनिवास जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आइए कर लेते अगली खबर का। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट हल्द्वानी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अग्निपथ योजना का विरोध करने वालों पर खोलकर अपनी राय रखी है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि हमारी सरकार राष्ट्र नीति बना रही है, लेकिन विरोधी दल इस पर राजनीति कर रहे हैं। साथ ही अग्निपथ योजना का समर्थन करते हुए अजय भट्ट ने कहा कि ये योजना युवाओं के सपनों को पूरा करने वाली योजना है। साथ ही कहा कि ये योजना युवाओं के भविष्य के लिए बहुत अच्छी है। दल इसमें विरोध करवा रहे हैं, हम लोग तो राष्ट्र नीति बना रहे हैं। मोदी जी उनसे ये आप अपेक्षा करते हैं कि वो कहीं पर कोई गलत काम करेंगे? बहुत सोच समझ के काम कर रखा है। ये स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा जो आज का कदम है अग्निवीर वाला। और कुछ लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। मैंने कहा ना, हम राष्ट्र नीति कर रहे हैं और ये राजनीति कर रहे हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस ने सरकारी एजेंसियों पर राहुल गांधी को बेवजह फंसाने का आरोप लगाया है, जिसके लिए कांग्रेस ने ऋषिकेश में एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में केंद्र सरकार पर भी सत्ता का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। कांग्रेस ने राष्ट्रपति से नेशनल हेराल्ड मामले में हस्तक्षेप करके राहुल गांधी को बेवजह परेशानी से बचवाने की मांग करी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी बदली की भावना को लेकर के काम कर रही है। जिलाधिकारी महोदय, तहसील ऋषिकेश, जिला देहरादून महोदय, केंद्र की वर्तमान सरकार द्वारा राजनीतिक और द्वेष भावना से प्रेरित होकर सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई इस बात का नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि हम जनता की आवाज़ को सड़कों पे लेकर हमेशा आते हैं। मुख्य विपक्षी दल की भूमिका हमने निभाई है और आज जो है जिस तरह से केंद्र सरकार द्वारा सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और हमारे नेता के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से 4 दिन से जो है ईडी ने उनको हरेसमेंट करा जा रहा है, अगर उनकी कोई गलती है, अगर उन्होंने कुछ कृत्य करा है, हिसाब से उन्होंने डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया की बात करी थी। जब डिजिटल इंडिया ऊपर ही नहीं है तो नीचे कहाँ से आएगा? हमारी कांग्रेस पार्टी एक ही बात कह रही है, आप केवल और केवल राजनीतिक द्वेष की भावना से इस तरह का अत्याचार उत्पीड़न बंद कर दें। नेशनल हेराल्ड की स्थिति सारी है। राहुल जी भी बार बार ये कह रहे हैं कि आज की डेट में सब कुछ डिजिटल इंडिया के रूप में काम कर रहा है, सब कुछ प्रत्यक्ष रूप से है कि इस तरह की पूछताछ हो रही है। कभी 8 घंटे, कभी 11 घंटे, कभी 12 घंटे, लगातार 3 से 4 दिन तक पूछताछ हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो सरकारी एजेंसियां हैं, केंद्र सरकार और मोदी जी के इशारों पर काम कर रही है। पिछले दिनों दिल्ली पुलिस की ओर से कांग्रेस भवन में जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ अब
अभद्रता की गई थी और उन पर लाठीचार्ज किया गया था, जिसके विरोध में जिला मुख्यालय पौड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जुलूस निकाल करके केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। कांग्रेस की जिला अध्यक्ष पौड़ी विनोद नेगी ने बताया कि जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार द्वेष की भावना से सत्य को कुचलने की कोशिश कर रही है, उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी ने मुख्यालय पौड़ी में जुलूस निकाल करके अपना विरोध दर्ज करवाया है। रामनगर में बीते दिन राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष सायरा बानू ने बीजेपी नगर अध्यक्ष भावना भट्ट के आवास पर महिलाओं की समस्याओं को सुना और उन्हें समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने पुलिस थाने पहुंचकर कोतवाल अरुण कुमार सैनी से मुलाकात की और महिलाओं से संबंधित मामले में तुरंत कार्रवाई करने की मांग की। तो वहीं गांव तेलीपुरा में एक महिला को उसके ससुराल पक्ष के जरिए परेशान किए जाने पर कार्रवाई करने की बात कही। साथ ही रामनगर अस्पताल में एक गर्भवती महिला के मासूम बच्चे की हुई मौत के मामले में परिजनों से मुलाकात करके मामले की जानकारी ली है। इस मौके पर सायरा बानू ने कहा कि महिलाओं से संबंधित उत्पीड़न के मामलों को लेकर आयोग पूरी तरीके से गंभीर है। महिला उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। घरेलू हिंसा के तो हम लोग तो जो महिला राज्य महिला आयोग का उद्देश्य है तो उसकी तो हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि घरेलू हिंसा को समाप्त किया जाए और जो 3 तलाक की जो एक कुप्रथा है उसको समाप्त किया जाए। और निरंतर हमारे पास ऐसे केस आ रहे हैं और जिसका निस्तारण कर रहे हैं। प्रशासन के सहयोग द्वारा हम निस्तारण कर रहे हैं। अगर प्रशासन नहीं सुन रहा है तो हम उसको कानून की जानकारी दे रहे हैं। चंपावत के सीम चूका में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब काली नदी में एक युवक का शव मिला। शव की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को रेस्क्यू करके नदी से बाहर निकाला। पुलिस ने काफी छानबीन करके शव के परिजनों का पता लगाया और शव का पोस्टमार्टम करा करके शव परिजनों को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि मृतक युवक पिथौरागढ़ का रहने वाला है और वो 11 जून से लापता था। परिवार वालों ने झूलाघाट थाने में युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शव का पोस्टमार्टम किया जा चुका है, जिसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। फिलहाल शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। बॉडी रिकवर की है चूका से पुलिस ने। उसका नाम महेश चंद्र दामोदर, उसके पिता का नाम है, उम्र 37 साल का है, जिसका कि हमने भी पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी बन रही है, उसके बाद ही निष्कर्ष निकल पाएगा कि मृत्यु का कारण क्या है। चाचा थे वो, महेश चंद्र उनका नाम था। तो 11 तारीख को शादी समारोह में थे वो, तो वहाँ से लापता होने की खबर मुझे मिली। उसके बाद हमने झूलाघाट थाने में एफआईआर की और गुमशुदगी की रिपोर्ट जारी की। उसके बाद वहाँ ढूंढा बहुत, पुलिस वालों ने, एसएसबी की टीम ने उन्हें ढूंढा, बट कोई सुराग नहीं मिल पाया। तो 1 हफ्ते बाद आज यहाँ चूका गाँव से डेड बॉडी मिली। हरिद्वार रोड पर कोयल घाटी में 2 चोरों ने एक होटल में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि चोर होटल कर्मचारियों के बैग से 13,000 रुपए नकद लेकर फरार हो गए। वहीं चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी में एक चोर की तस्वीर साफ तौर पर देखी जा सकती है, जबकि दूसरे चोर की पहचान नहीं हो पा रही है। चोरी के बाद होटल के मैनेजर ने पुलिस को शिकायत की। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के अपने कब्जे में लेकर के कार्रवाई में जुट गई है। अल्मोड़ा में आज जिला प्रशासन ने होटलों और रिजॉर्ट में औचक निरीक्षण किया। एसडीएम के निर्देश के बाद ये निरीक्षण किया गया है, जहां पर होटल और रिजॉर्ट के दस्तावेज खंगाले गए हैं कि किस तरीके से यहां पर एसडीएम गोपाल चौहान के नेतृत्व में पर्यटन, विद्युत,
पुलिस, फायर सहित कई विभागों ने होटलों के दस्तावेजों को जांच की है। इस दौरान प्रशासन की संयुक्त टीम ने होटलों में पर्यटन विभाग में रजिस्ट्रेशन, फायर सेफ्टी, फूड सेफ्टी, जीएसटी रजिस्ट्रेशन सहित तमाम रजिस्टर की जांच की। नगर और कसार देवी क्षेत्रों में किए गए औचक निरीक्षण में 18 होटलों के दस्तावेजों की जांच की गई, जिसमें 12 होटलों में दस्तावेज अपूर्ण पाए गए। उत्तराखंड विकास परिषद के आदेश पर की गई छापेमारी में एसडीएम गोपाल चौहान ने 12 होटलों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। विकास परिषद जो उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद है, उनके डायरेक्शन के हम लोग यहाँ पे जो ये अल्मोड़ा शहर है या जो कसार देवी है या अल्मोड़ा से लगे हुए जो स्थल है, तो हम लोग यहाँ पे आज निरीक्षण कर रहे हैं। उसमें हमारी पूरी टीम है। निरीक्षण में हम लोग इनका पर्यटन विभाग में रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है उसको चेक कर रहे हैं। फायर सेफ्टी का इनके पास सर्टिफिकेट है कि नहीं है, फूड सेफ्टी का है कि नहीं है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन वगैरह है कि नहीं है, इनका जो बिजली के बिल वगैरह है कमर्शलाइज है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें हम लोग चेक कर रहे हैं। यमुना घाटी में पिछले 3 दिनों से रोजाना शाम और रात को हो रही बारिश मानसून सीजन से पहले ही मुसीबत बन गई है। यह मुसीबत रोजाना दिनचर्या में अपनी आवाजाही करने वाले मुसाफिरों के साथ किसानों को भी परेशान कर रही है। पुरौला मोरी की तरफ से जाने वाले मुसाफिर सड़क पर मलबा और बरसाती पानी देकर अपने स्थानों में रुक गए। तस्वीर नौगांव ब्लॉक के सुनारा छानी क्षेत्र की है, जहां अतिवृष्टि ने सड़कों का सफर रोक दिया है। किसानों के उपजाऊ खेत मलबे और पानी से पूरी तरीके से भर गए हैं। किसानों की मेहनत पूरी तरीके से नष्ट हो गई है। देखिए, इस तरह से पत्थर आई हैं इस रोड में, सुनारा छानी की रोड में लोगों को काफी। तो यमुना घाटी में आफत की बारिश हुई है, जो उसके बाद किसानों की मेहनत में पूरी तरीके से पानी भर गया है। जी हाँ, आपको बताते चले सड़क पर ये मलबा भर जाता है। थोड़ी ही बारिश से यहाँ पर किसानों की जो फसल है वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। आवाजाही करने में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यमुना घाटी में जो आफत की बारिश हुई उसके बाद किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कों पर मलबा आ गया है और ऐसे में जो किसानों के खेत हैं, जो उपजाऊ खेत हैं उनके, वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं। लेकिन जब 4 साल हो गया, ये देखिए, इस तरह से पत्थर आई हैं इस रोड में, सुनारा छानी की रोड में। चंपावत के पूर्व विधायक और वर्तमान में वन विकास निगम के अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद कैलाश चंद्रा काशीपुर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए कैलाश चंद्र गहतोड़ी ने कहा कि बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है और बीजेपी ने मुझे अब तक काफी सम्मान दिया। पार्टी ने अब तक जो भी मुझे जिम्मेदारी दी, मैंने उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करी। नगर की महापौर श्रीमती उषा चौधरी। मैंने हमेशा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को पूरा सम्मान दिया, अपना टिकट दे करके, पार्टी का टिकट दे करके। और इस बार पार्टी का आदेश पे हमको ये दायित्व मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, आज मेरे को ये दायित्व दिया है। जिस तरीके से मैंने पार्टी की सेवा की है लगातार, जो भी मेरे पे जिम्मेदारी दी गई, मैंने बिल्कुल निश्चल भाव से उसको अंजाम तक पहुँचाने की कोशिश की है। और मैं विश्वास करता हूँ इस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने और मेरे संगठन ने मुझ पर भरोसा जता करके मेरे को ये जिम्मेदारी दी है। लालकुआं में पूर्वांचल महासभा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के लालकुआं आगमन पर आयोजित कार्यक्रम में नगर अध्यक्ष ब्रजेश यादव ने माल्यार्पण करते हुए उनका स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पूर्वांचल महासभा संगठन पूर्वांचल के लोगों के साथ उन पर जरूरतमंद नागरिक का संगठन है, जिसको समाज में आवश्यकता है।
हमें एकजुट रह करके संगठन को आगे बढ़ाना है। वहीं उन्होंने कहा कि पूर्वांचल के लोगों के स्थायी निवास प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहे, उसकी रणनीति बनाकर लाल कुआं से उसकी आवाज सरकार तक भेजी जाएगी। वहीं पूर्वांचल महासभा के संरक्षक पूर्व चेयरमैन पवन चौहान ने कहा कि संगठन की एकजुटता को हर माह एक बैठक के माध्यम से चर्चा होनी चाहिए। वहीं उन्होंने सभी एक धागे की तरह संजोए रहने की अपील करी है। लेकिन मैंने कहीं उसका उनकी समस्या है वो आईडीपीएल के तो मैं एक नजरअंदाज इसको नहीं करना चाहिए। हम लोगों का मकसद यही है कि हम उत्तराखंड में रहते हुए अपने पूर्वांचल समाज को एकजुट करें और पूर्वांचल के समाज के लोगों की समस्याओं का भी हल करें और साथ ही साथ अपने उत्तराखंड की और अपने देश की सेवा करें। इस भावना के साथ हम लोग एकजुट हों और मुझे लगता है कि उसमें आज हम सफल हुए हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए हैं। आज आदरणीय शुक्ला जी जो हमारे बहुत वरिष्ठ हैं, पूर्व विधायक हैं और सरकार में अपना एक अच्छा स्थान रखते हैं, उनको यहाँ का संरक्षण उनके पास है, तो उनको उन्होंने हमें समय दिया, इसलिए पहले तो उनका धन्यवाद करेंगे। और आम सभा में आज सब जो समस्याएं आई हैं माननीय शुक्ला जी ने भी ध्यान से सुना है, हम सब मिलकर के उस समस्या को आगे बढ़ाएंगे और उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो मैं एक नजरअंदाज इसको नहीं करना चाहिए। दिनेशपुर के चंदन नगर गांव में महिला से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। मामला दर्ज करने के 15 दिन बीत जाने के बाद अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीड़ित दंपति दर-दर भटक रहे हैं। पीड़ित दंपति ने मामले की जांच कर रहे अधिकारी पर दबाव में काम करने के आरोप लगाए। आपको बता दें, चंदन नगर ग्राम सभा की एक महिला ने बीते 31 मई को गांव के श्याम गोपाल के खिलाफ दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के मुकदमे दर्ज करवाया था। का घटना है ये। सुबह 4 बजे मेरा पति घर से चला जाता है काम पे, वो मौका देखते ही मेरे घर में जबरदस्ती घुस के मेरे साथ जबरदस्ती संबंध बनाया। जाने के बाद मैंने वो दिया ना उनको एप्लीकेशन लगाने के बाद कह रहा चलो ठीक है हम जांच करेंगे। फिर अगला दिन मैं गया तो कोई जांच नहीं हुआ। फिर मैं एसएसपी कार्यालय गया, वहां से मुझे बताते ही मुझे रिसीविंग दिया गया। फिर मैंने सोचा कार्रवाई होगा। 12 दिन बाद मुझे कॉल आता है, कहता है अपना डेट चेंज करवाओ, उसके बाद ही कार्रवाई होगा। पौड़ी के धूमाकोट में एक दर्दनाक हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि बेकाबू पिकअप खाई में गिरने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। ये भी बताया जा रहा है कि घटना के वक्त पिकअप में 2 लोग सवार थे और इस हादसे में एक लड़की की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार पिकअप गाड़ी हल्दूखाल से मेरवाड़ी जा रही थी, तभी यह हादसा हो गया। वहीं हादसे में घायल हुए ड्राइवर राजू को स्वास्थ्य केंद्र नैनी ढांडा में भर्ती करवाया गया है। ये हल्दूखाल से उमटा आई थी, जो वापस जा रही थी हल्दूखाल, वो ड्राइवर की कुछ गलती रही होगी जिसमें बैंड नहीं काट पाया और उसमें एक बच्चा था और 2 ही आदमी सवार थे उसमें, जो नीचे गिरे थे। उन्हें रेस्क्यू करके नैनी ढांडा हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। अभी क्या स्थिति है उनकी? अब तो वहाँ जाके पता लगेगा क्या स्थिति दोनों की स्थिति अभी पता चलेगा। हाँ, वहीं जाके देखा जाएगा। अभी तो भिजवा दिया गया है प्राइवेट जो भी अपना वाहन करके। कॉर्बेट नेशनल पार्क की धनगढ़ी रेंज में बाइक से ड्यूटी करके वापस आ रहे एक युवक पर बाघ ने हमला कर दिया, जिसके बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो जाता है। बताया जा रहा है कि युवक की हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। युवक की हालत बुरी है, लेकिन अस्पताल में एम्बुलेंस तक उपलब्ध नहीं है। युवक की हालत बिगड़ रही थी, किसी ने कुछ यहाँ पर इंतजाम नहीं कराए। अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में सुविधाएं नहीं है, जिस वजह से हालत बिगड़ने के बाद परिजनों और अन्य लोगों ने जब हंगामा किया तो अस्पताल में मौजूद विभागीय अधिकारियों ने प्राइवेट एम्बुलेंस में घायल को उपचार के लिए भेजा। वहाँ पर जॉब करता था 4-5 साल से। मेरा भाई आज सरफदुल्ली से बाहर को आ रहा था धनगढ़ को, बाइक में था, बाइक से हमला हुआ तो बहुत घायल कर दिया और यहाँ 1-1.5 घंटा तड़पता रहा मेरा भाई और ऐसी स्थिति रही उसकी, अभी कोई पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते।
खबर जसपुर से, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर यूनियन का ब्लॉक सम्मेलन खत्म हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग की रेगुलर एम्प्लॉयज न होने के बावजूद भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम करने पर WHO की तरफ से भारत की आशा वर्कर्स को सम्मानित किया गया। खास बात यह रही कि आशा कार्यकर्ताओं को ये सम्मान ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने और कोरोना के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए दिया गया। कार्यक्रम के दौरान बबीता कश्यप को ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस कार्यक्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर हितेश शर्मा और कई पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। जो है स्वास्थ्य विभाग के लिए हैं और लंबे समय से लोग काम कर रहे हैं और आज तक जो भी उन्होंने हासिल किया अपने संगठन और संघर्ष के बल पे हासिल किया है। आज भी उन्होंने यहाँ अपनी कार्यकारिणी का गठन किया है और मैं कहना चाहता हूँ, अभी आपने देखा होगा कि जो WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, उसने आशाओं के योगदान को स्वीकार करते हुए उन्हें सम्मानित करने का फैसला किया है कि आशाओं ने जो देश की आशाएं थी 10 लाख से ज़्यादा, उन्होंने कोरोना काल में जबरदस्त अभूतपूर्व काम किया। खबर ऋषिकेश से है, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी की माता का आज 100वां जन्मदिन है। इस मौके पर ऋषिकेश में पीएम मोदी की माता के जन्मदिन पर उनके लंबी उम्र की प्रार्थना की गई। हीराबेन के जन्मदिन के मौके पर उनकी लंबी उम्र को लेकर के व्यापारियों और साधु संतों ने गंगा तट पर पूजा अर्चना की। आपको बता दें, स्वामी रामानंद आश्रम की ओर से गंगा तट पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महामंडलेश्वर वृंदावन दास उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना की। रामचरितमानस में लिखा है कि गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करन हरण वसूला, जा मंजनते विनय प्रयासा, मम समीप नर पावई वासा। तो आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री की मां का जन्म दिवस है। उसी उपलक्ष्य में हमने गंगा मैया की विधिवत पूजा किया, सबने मिलकर। श्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी का 100वें साल में प्रवेश हुआ है। मां गंगा मैया से साधु संतों और व्यापारी भाइयों ने मां गंगा के तट पर, पावन तट पर मां के द्वारा मां को स्वस्थ शरीर और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना की और सभी संतों ने माता जी को गुरुदेव की कृपा हमेशा बनी रहे। जय श्री राम। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।